नमस्ते बच्चों, आज से हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 अध्याय 1। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। बच्चों, जिस प्रकार आपने कक्षा 8 तक हिंदी पढ़ी कि एक पुस्तक में ही गद्य और काव्य होते थे। 9th में दो किताबें हैं, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। क्षितिज में काव्य और गद्य को दो अलग अलग पार्टों में विभाजित किया गया है, लेकिन कक्षा 8 तक आपने देखा होगा सारे पार्ट एक साथ देते थे और उसमें गद्य और काव्य के बारे में बताया नहीं जाता था। लेकिन मेरी आपने पहले की जो वीडियो देखी होंगी उसमें बताया था कि हर पार्ट के हिसाब से गद्य में क्या आता है, काव्य में क्या आता है। उसको पुनः दोहराऊं तो हिंदी साहित्य दो भागों में विभाजित है, एक काव्य खंड, दूसरा गद्य खंड। काव्य में आती हैं कविता हैं, दोहे, छंद, और गद्य में क्या आती हैं, कहानियां आती हैं, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत आदि। तो इस प्रकार से आज से हम 9th पढ़ेंगे तो उसमें गद्य और काव्य का आपको समझ में आ जाएगी, गद्य में क्या क्या चीजें आती हैं और काव्य में क्या आता है। तो पहला पाठ है आज दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे मुंशी प्रेमचंद, ये बड़े होने तक आपके साथ ही रहेंगे। किस प्रकार इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दो बैलों की कथा, इसके कुछ सारांश इस प्रकार हैं ताकि आपको पाठ में समझने में आसानी हो। दो बैल हैं, दो बैलों के माध्यम से बता रखा है लेखक ने कि उन बैलों की मित्रता भावपूर्ण कैसी होती है और उनके साथ मानव कितना अत्याचार करते हैं, और कुछ मानव ऐसे होते हैं कि जानवरों पर दया भी करते हैं। तो इस प्रकार का जो मिश्रित पाठ है इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ा पाठ है, ध्यान देंगे, समरी को समझेंगे ताकि प्रश्नोत्तर आप आसानी से कर पाएं। आइए पहले लेखक परिचय जानेंगे। दो बैलों की कथा पाठ का नाम है और लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इनकी तस्वीर। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। अभी तक आपने देखा होगा कि हम मुंशी प्रेमचंद ही कहते हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है वो धनपत राय है। जो लेखक परिचय जहां दिया है उस पाठ में पढ़ना इसलिए आवश्यक है, हमें पता होना चाहिए कि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन है। लेखक के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि आने वाले समय में यदि आप भी अपनी पुस्तक में कुछ न कुछ लेख लिखें तो आपको भी एक उत्साह बना रहेगा। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई, 12 के बाद की जाती है, जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। देश के प्रति इनका योगदान कि सरकारी नौकरी होते हुए भी असहयोग आंदोलन किया। जब असहयोग आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा कि अंग्रेजों का कोई भी कार्य है उसमें सहयोग न करना, असहयोग आंदोलन था। और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कलाकार का देहांत हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, और क्या क्या अपने जीवन काल में हमारे लिए बहुत कुछ कार्य कर गए मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये आता है परीक्षाओं में कि जो प्रेमचंद जी हैं इनके उपन्यास किन किन विभागों में हैं, इस प्रकार आप पढ़ और समझ सकते हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। बच्चों, ये लेखक परिचय है, बड़ा है तो आप उसको समझिए किस प्रकार से बातें बोली गई हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। अब यहाँ बताया गया है कि जो लेखक हैं वह अपनी रचनाओं में विषय किस प्रकार रखते थे, मतलब जो वर्तमान स्थिति को देख करके जो दुर्दशा हो रही है, चाहे महिलाओं पुरुष किसी की भी है, तो उनका विषय उठाना और पाठों में संकलित करना, ये उनके मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है।
बच्चों आपने कक्षा 8 तक पढ़ा कि इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, जानवरों के लिए और बच्चों के लिए मुहावरेदार चीज़ें लाते हैं और उनसे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यह क्रम जो है अन्य कक्षाओं में भी आगे रहेगा। मैंने कहा कि ये लेखक ऐसे हैं कि हमें हर जगह मिल ही जाएंगे। अब यहाँ तक हमने लेखक परिचय जाना, समझा कि पाठ का नाम क्या है, शीर्षक क्या है और इसके लेखक कौन है। अब हम पाठ में प्रवेश करेंगे कि पाठ का शीर्षक दो बैलों की कथा क्यों पढ़ा और इस पाठ में ऐसा क्या है जो हम सीख सकते हैं। आइए, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। आप इस लाइन को समझे होंगे शब्दों का कि भावात्मक के इस प्रकार के संबंध होते हैं, एक जानवर का मनुष्य के प्रति और एक मनुष्य का जानवर के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, वो इस पाठ में हम जानने को मिलेगा। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इस कहानी को हम आंदोलन के समय से जोड़ सकते हैं, जिस प्रकार हम गुलाम थे और हमें आज़ादी की आवश्यकता थी, किस प्रकार अंग्रेजों से हमारे क्रांतिकारी लड़े और विजय हासिल करी। तो इस प्रकार से बताया गया कि एक जानवरों के माध्यम से बताया गया कि हमें कितना अत्याचार हम पर हुआ, लेकिन हमने उसका विरोध किया और स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन संघर्ष करना पड़ा, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कहते हैं लेखक, इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो अपनी जो रचनाएं हैं और इस पाठ में क्या क्या है उसका थोड़ा सा वर्णन सारांश के रूप में लेखक ने दिया है। अब यहाँ से पाठ शुरू होता है कि पाठ में हम क्या सीखेंगे यहाँ से, और शीर्षक क्यों पढ़ा, दो बैलों की कथा, कहने का अर्थ क्या है, इस पाठ में हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अब जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। तो 3 लाइनों में क्या बताया गया कि जो गधा है, गधा ऐसा जानवर है जिसको सीधा और सबसे बेवकूफ समझा जाता है। कहने का अर्थ क्या है, इसको आप अंग्रेजों और भारत के प्रति आप जोड़ सकते हैं कि भारतीय को क्या समझते थे, अंग्रेज लोग गधे समझते थे कि हम जो करवाएंगे इनसे वह कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, अंततः यह हुआ कि हमारे भारतीयों ने जो वीर सैनिक हुए, उन्होंने इस अंग्रेजों की मिथ्या को गलत साबित किया और उनको खदेड़ दिया। अंग्रेजों का मानना क्या था कि हम भारत पर आएंगे और इन पर राज करेंगे, इनको हम दबा के रहेंगे, कि तो हम जो कहेंगे हमारी गुलामी सहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन क्या हुआ, अंततः यह हुआ कि हम गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता की ओर बढ़ चले। तो यहाँ पर गधा कहने का अर्थ क्या है, गधा एक बहुत ही ऐसा जानवर है कि जो भी कार्य दिया जाए वह करता है, लेकिन उसको क्या माना जाता है, बेवकूफ माना जाता है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। किसी भी जानवर के प्रति आप द्वेष भावना नहीं रख सकते, उसके गुण कैसे हैं, दोष कैसे, न देखते हुए हमें सिर्फ अच्छाई को ही देखना है। तो यहाँ भारत अंग्रेज का, भारत के भारतीय और अंग्रेज का संबंध बताने की कोशिश पहले ही कहा, जो लेखक है हमारे वो कहते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज हम पर अत्याचार करते थे, लेकिन जब असंतोष, जब एक धैर्य की सीमा पार नहीं होती तो उसमें क्रांतिकारी उठते हैं और एक ज्वाला पैदा करते हैं, किस प्रकार से कि हम भारतीयों में एकता हो और हम गलत के प्रति विरोध करके उसको जड़ से समाप्त कर दें। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैशाख मतलब जो अप्रैल का महीना होता है, ये हिंदी महीना है और अप्रैल क्या है, एक अंग्रेजी महीना है। तो आपका ये काम है कि आप अपनी नोटबुक में हिंदी महीनों के नाम लिखेंगे और उसमें अंग्रेजी महीनों के नाम भी लिखेंगे, ताकि आपको उसमें जो तुलना करने में आसानी होगी कि हिंदी महीने कौन से होते हैं, कितने होते हैं, और अंग्रेजी महीने कितने होते हैं। इसके बाद शब्द है कुलेल। कुलेल का अर्थ होता है क्रीड़ा या खेल, कि गधा खेल भी लेता है, क्रीड़ा करता है, पर हमने तो उससे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, यानी वह एक समान रूप में रहता है।
ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। पराकाष्ठा मतलब उसमें वह गुण मौजूद हैं, किसमें? गधे में एक सारे गुण मौजूद हैं। जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि संत जो हैं उनको आप गाली दो, उनका आप सम्मान करो, उनकी कुछ भी करो, लाभ हानि या मान सम्मान से हमारे ऋषि मुनि परे हैं, उससे ऊंचे हैं कि लाभ में खुश नहीं होंगे, हानि में दुखी नहीं होंगे। कुछ भी कार्य हो जाए वह अपने जो उनका लक्ष्य है कि भगवान की प्राप्ति करना, उसी में आगे बढ़ते हैं, उनको कोई इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार यहाँ संबंध बताया गया गधे का कि गधे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया कुछ कहे लेकिन वह अपने कार्य में लीन है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। यह बताई जाती है आज़ादी के पूर्व की बातें हैं, किस प्रकार से अत्याचार होते थे, भारतीयों पर अंग्रेज किस प्रकार अत्याचार करते थे वो बताया गया, और सद्गुणों का अनादर कैसे लोग करते हैं, इस प्रकार का भाव लेखक बताते हैं। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। 4 पैसे क्या है? अपना बुरे समय के लिए वह अपने पैसों को सुरक्षित रखते हैं ताकि बुरे समय में वह पैसा काम आए। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। बच्चों यहाँ एक शब्द आया कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी आपसे कोई द्वेष करता है तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देना, कहने का अर्थ है आप भी उसी भाषा में उसको वह जवाब दो जिस भाषा में वह सुनना चाहता है। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि यदि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले होते तो आज हम सभ्य कहलाते, लेकिन हम सहनशीलता और सहिष्णुवादी हैं, इसलिए हम पर गुलामी की गई। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह बैल है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। अब यहाँ प्रश्न आ जाएगा कि बछिया के ताऊ कौन है। अब आप कहीं अपने ताऊ का नाम ना लिख के आए, तो बछिए का ताऊ कहने का अर्थ है बैल। ठीक है, बछिए का ताऊ कहने का अर्थ क्या है? अभी तक हमने गधे का प्रसंग सुना, उसी प्रकार से कहते हैं गधे का जैसा एक जानवर और है जिसे बैल कहते हैं। तो बैल कहने का अर्थ क्या है कि जो गधे जिस प्रकार से कार्य को करते हैं उसी प्रकार से बैल भी अपनी सहनशीलता के साथ, उनको कितना भी मारो अपने कार्य में वो अपना पूरी निष्ठा से दिखाते हैं। अब हम जानेंगे किस प्रकार यह पाठ का नाम 2 बैलों की कथा पड़ा। अभी तक हमने गधे का प्रसंग सुना, अब बैल का प्रसंग यहाँ से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे। तो यहाँ बताया गया कि जो बैल हैं, बैल सीधा नहीं है, बैल को अगर छेड़ोगे आप तो आपको छोड़ेगा नहीं वो। झूरी एक व्यक्ति है, उसके 2 बैल हैं, एक का नाम है हीरा, एक का नाम है मोती। बच्चों ये आप लिखते भी रहिएगा, सुनो और लिखो। सारांश क्या है? पात्रों के नाम शुरू हो गए। झूरी है, झूरी नाम का व्यक्ति, उसके पास 2 बैल हैं, एक का नाम है मोती, एक का नाम है हीरा। दोनों पछाई जाति के थे। कौन सी जाति है? उन घोड़ों की ब्रीड जिसे कहते हैं पछाई है। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। चौकस मतलब काम में चौकन्ने हैं, बहुत फुर्तीले हैं अपने काम में। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, दोनों बैलों में आपस में मित्रता हो गई। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा क्या होती है? जो उनकी अपनी जो है भाषा है, इशारों में बात करना। मूक भाषा मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, अब वह अपनी भाषा में बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं अपनी भाषा में बोलते हैं, तो उनकी मुख भाषा जो है इशारों वाली भाषा में आपस में बात करते हैं, विचार विनिमय, अपने जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कौन? दोनों बैल, मोती और हीरा। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति है, यानी कोई ऐसी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं,
केवल विनोद के भाव से। कहने का अर्थ क्या है, वह जब सींग मिलाते थे, ऐसा नहीं वो लड़ाई कर रहे हैं, आपस में भाईचारा मित्र हैं, विनोद की भाव से कि हंसी मजाक में, विनोद में वह आपस में जो है बातें करते और खेलते कूदते। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, यानी कि खेल कूद हम करते हैं, उछल कूद, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अब आपको पता है कि जो बैल हैं वो खेतों में जोते जाते हैं, तो जो बैल चाहते, दोनों मित्र हैं, एक मित्र चाहता है सारा भार मेरे ऊपर आए, दूसरे के प्रति सही रहे, दूसरा मित्र चाहता कि सारा भार मेरे ऊपर आए, जो मेरा मित्र है उसको कम कष्ट हो। इसी प्रकार वह दो खेतों जोतना जो है उसमें चाहते कि दूसरे को कष्ट ना हो। इस प्रकार की मित्रता का यहाँ वर्णन किया है लेखक ने। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। संध्या का समय क्या होता है, शाम का समय, प्रातः दिन का और सायं का समय। नाद में खली भूषा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। यहाँ एक शब्द आया नाद। नाद का अर्थ होता है जिसमें जानवरों को, बैलों को खाने का सामान दिया जाता है, चारा भूसा इत्यादि चीजें। एक बर्तन है, बर्तन में दिया जाता है। बच्चों, अपने आपके जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंत में शब्दार्थ दिए जाते हैं, उन शब्दार्थों को आप जरूर से लिखिए कि नाद का अर्थ क्या है, आदि जो शब्द आएंगे उनके शब्दार्थ क्या होते हैं, समझने में आप मदद मिलेगी। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का अर्थ क्या है, दोनों को। झूरी के पास दो बैल है, मैंने बताया, मोती और हीरा। अब मोती और हीरा चले जाते हैं, झूरी अपने साला, साला क्या होता है, बहन का जो पत्नी है उसका भाई, तो साले के पास झूरी जो है अपने दोनों बैलों को भेज देता, हीरा और मोती को, जिसका नाम होता है गया। झूरी कहाँ भेज देता है, अपने ससुराल, जहां पर उसकी पत्नी का घर है। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अब यहाँ समझते हैं कि बैल सोचते हैं कि मालिक ने यानी झूरी ने हम दोनों को बेच दिया है, लेकिन झूरी क्या करता है, कुछ समय के लिए अपने ससुराल इन दोनों बैलों को भेजता है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। झूरी का साला कौन है, गया। साले का अर्थ क्या होता है, पत्नी का भाई। नाम क्या है, गया। पात्रों को आप जितना समझेंगे उतना आप उत्तर में लिख पाएंगे। गोई का अर्थ क्या है, दोनों बैल, मोती और हीरा। दांतों पसीना आ गया मतलब उसने इतनी मेहनत कर दी कि वह उसको कठिनाई बहुत हुई। कहने का अर्थ है कि उसको झूरी के पास से अपने घर तक ले जाने में गया को बहुत ही मेहनत और कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद ये दोनों बैलें उसके घर तक पहुंच पाए, मेहनत का कार्य अधिक हुआ। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता। पगहिया मतलब जो जानवरों के गले में बांधा जाता है। तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारा सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। अब यहाँ अपनी भाषा में, मुख्य भाषा में कह रहे हैं मोती और हीरा। किससे कह रहे हैं, झूरी से कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि यदि हमारे पास वाणी दी होती ईश्वर ने तो हम झूरी से ये कहते, हमारे काम में ऐसी क्या कसर छूटी कि आप हमको दूसरों के हाथ बेच रहे हो। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब तुम्हारी सेवा में, हमें तो तुम्हारी सेवा में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। नाद का अर्थ क्या बताया मैंने भी, नाद का अर्थ होता है जिस पात्र में बैलों को जो है खाने के लिए दिया जाता है। अब झूरी के पास से कुछ समय के लिए ससुराल आते हैं गया के पास दोनों बैल, मोती और हीरा। वह दुखी हैं, वह नहीं चाहते झूरी से अलग होना, लेकिन जब आ जाते हैं तो उनको खाना दिया जाता है, गया खाना देता है।
लेकिन वह नहीं खाते क्योंकि उनको मन नहीं लगता है दूसरे स्थान पर। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, यानी उन्हें बहुत नए नए लगते थे। ये जो नई चीजें उन्हें बहुत अजीब सी लगती थी। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। एक दूसरे को इशारों की तरफ से देखा और दोनों लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले घर की तरफ चले। बच्चों एक शब्द आया पगहे। पगहे का अर्थ होता है जिस जगह पर एक डंडा ऐसा बांधा जाता है जिसमें रस्सी से बैलों को बांध दिया जाता है ताकि बैल कहीं भाग के ना जाएं। अब रात का समय था तो पगहे तोड़ते हैं और चले जाते हैं। कौन? मोती और हीरा। कहाँ जाते हैं? पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति थी। दूनी शक्ति मतलब इस समय उनको झूरी के पास जाना था तो दोनों बैलों में, मोती और हीरा में दुगनी शक्ति आ गई थी कि हमें इस स्थान से नए स्थान में नहीं रहना, हमें पुराने अपनी जगह पर ही जाना है। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब झूरी उठता है, देखता है अरे ये तो दोनों बैल तो मेरे साले के पास गए थे, लेकिन ये मेरे पास पुनः कैसे आ गए? जब दिखता है तो आश्चर्य होता है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। बच्चों एक शब्द आया गराव। गराव का अर्थ होता है जो बैलों के गले में रस्सी बांधी जाती है, फुलवारी जैसी रस्सी होती है, उसको कहते हैं गराव। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। दोनों की आंख क्या है? विद्रोह मतलब वह चाहती है कि तुमने ऐसा कार्य क्यों किया। वह गुस्सा है अपने मालिक झूरी से। दोनों बैल अपने मालिक से गुस्सा है कि तुमने हमें दूसरे स्थान पर क्यों भेजा, हमें यही स्थान प्रिय है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। दोनों में मित्रता है और दोनों स्नेह भी करते हैं। झूरी अपने बैलों को से प्यार भी करता है। इस प्रकार उनके पास जाता है, जब देखता है कि दूसरे स्थान पर से यहाँ आ जाते हैं तो उनके पास जाता है, उनको गले लगाता है दोनों बैलों को, और बैल भी खुश हो जाते हैं। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ है कि इतिहास में यानी गांव में ऐसा पहले भी हो चुका है कि यदि किसी जानवर को दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो वहां उसका मन नहीं लगता, सब कुछ नया लगता है, तो वहां छोड़ करके वहां से भाग आता है अपने पहले स्थान पर। यह प्रायः होता है, लेकिन जिस प्रकार से वह गले मिलते हैं, वो स्नेह दिखता है, तो ये महत्वपूर्ण है उन गांव वालों के लिए। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, यानी जितने प्रकार से बैल हैं, यानी स्नेह है, ऐसा बैल तो कहीं नहीं होगा। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? जितने भी लोग थे आपस में आते हैं, झूरी के पास आते हैं और कहते हैं कि यह बैल कितने अच्छे हैं, तो कहते हैं इसका प्रतिवाद कुछ है ही नहीं, इसका कोई उत्तर ही नहीं है कि यह बैल कितने श्रेष्ठ और प्रिय हैं, अपने मालिक के प्रति कितने अच्छे हैं। अब लेकिन झूरी की जो पत्नी है, पत्नी बाहर आती देखती है, मेरे मायके गए थे तो वहां से यह दोनों बैल यहाँ कैसे आ गए। गुस्से से जो है वो उमल जाती है, कहती है तो नमक हराम बैल हैं कि वहां कुछ काम करने को कहा होगा, ये उस काम को छोड़कर वहां से भाग गए। अब यहाँ झूरी के पत्नी को क्रोध आता है, लेकिन झूरी अपने बैलों के प्रति कुछ भी सुनना नहीं चाहता, स्नेह करता है। स्त्री ने रौब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। यहाँ व्यंग करती है या उनको सुनाती है अपने पति को। झूरी से कहती है खाना तुम्हें ही खिलाना आता है, बाकी तो किसी को कुछ आता ही नहीं है, पालना पोसना सिर्फ तुम्हें ही आता है। झूरी क्या कहता है? झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी कहता है यदि इन बैलों को चारा देते तो वहां से क्यों भागते, यहाँ उनका पूरा सेवा की जाती इसलिए यहाँ रहते हैं। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर
जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। झूरी की पत्नी कहती है कि आपकी आदत है कि इन बैलों को खिलाया पिलाया और बिठा दिया, आराम किया, लेकिन इनका कार्य है कि खिला करके दुगना काम इनसे किया जाता है। अब काम के लिए कहा गया तो वहां से भाग गए। अब देखती हूं मैं यह खाना कैसे खाते हैं। इनको आज से खाना पीना बंद, इनको सूखा भूसा ही दिया जाएगा। मजूर कौन होता है? जो मजदूर जो उन बैलों की देखभाल करता है, उनको कह दिया गया झूरी की पत्नी के इनको खाना पीना कुछ मत देना। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? झूरी कहता है अपने बैलों के लिए, जो मजूर है उससे कहता है कि ये ऐसे कैसे खाएंगे इतना सूखा, कुछ को ताकीद डाल दे ताकि इनको रस आए और ये खाएं और खुश रहें। भाग 1 में देखा झूरी के 2 बैल, मोती और हीरा, जो कि अपने मालिक झूरी से बहुत स्नेह करते हैं। झूरी कुछ समय के लिए देता है उनको अपने साले के पास, जिसका नाम होता है गया, लेकिन वहां बैलों को रहना पसंद नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा। अब हम मिलेंगे बच्चों भाग 2 में। भाग 2 में जानेंगे कि 2 बैलों की कथा में हमने क्या क्या सीखना है। मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।